तड़कापुर गांव में झुमरू नाम का नाई अपनी पत्नी शर्मीली के साथ रहता था। वो बड़ा ही आलसी किस्म का आदमी था और थोड़ा बेवकूफ भी, लेकिन शर्मीली बहुत ही समझदार और तेज दिमाग की थी। एक दिन झुमरू भागता हुआ घर आता है। क्या हुआ? ऐसे भागते हुए क्यों आ रही हो, जैसे तुम्हारे पीछे पागल कुत्ता पड़ गया हो? अरे वो चौधरी के लोग मुझे पीटने के लिए आ रहे हैं। क्या कर दिया तुमने? मैं तो तंग आ चुकी हूँ तुम्हारी हरकतों से। मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो वो लोग क्या पागल हैं जो तुम्हें पीटने आ रहे हैं? तभी दरवाजे पर, अरे ओ झुमरू के बच्चे, बाहर निकल। क्या हुआ भाई जी, क्या बात है? कहाँ गया झुमरू का बच्चा? तुम्हें पता है, वह चौधरी जी की हजामत बनाते बनाते सो गया और उसने बालों के साथ चौधरी के कान भी काट दिए। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ भाई। अब गांव में लोग उन्हें कनकटा चौधरी कहेंगे। अपनी बकवास बंद करो। और कहाँ है वह झुमरू का बच्चा? भाई उसे माफ कर दो, अभी तो वो घर पर नहीं है। वापस आता है तो मैं खुद उसे लेकर चौधरी जी के पास आऊंगी और उनके बचे हुए कान, नहीं मेरा मतलब है बचे हुए बाल कटवा दूंगी। कोई जरूरत नहीं है उसे लेकर हमारे सामने आने की। चौधरी के नौकर वापस चले जाते हैं और झुमरू कुछ दिनों तक घर के बाहर नहीं निकलता। सुनते हो, आज 4 दिन हो गए हैं तुम काम पर नहीं गए। कुछ काम नहीं करोगे तो घर कैसे चलेगा? तुम तो जानती हो कि मुझे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है और रोज रोज मेरे पीछे काम पर जाने के लिए मत पड़ा करो। ठीक है, थोड़ी दिनों में भीख मांगने के लिए तैयार हो जाओ। भीख क्यों मांगूंगा मैं? क्योंकि घर में रखा सारा राशन खत्म हो जाएगा, फिर भीख मांगकर ही गुजारा करना पड़ेगा ना। तुम्हारे आलस की वजह से कोई तुम्हें काम नहीं देता, हर समय तुम्हें सिर्फ सोना होता है। अब मुझे नींद आती है तो सोऊंगा ही ना। मुझे समझ नहीं आता दुनिया में कौन सा ऐसा इंसान है जो खड़े खड़े सोता है। अपनी नींद की वजह से तुमने कितने लोगों से दुश्मनी मोल ले ली है, अब तो कोई हमारी मदद भी नहीं करता। झुमरू अपनी नींद की वजह से कितने ही लोगों के बाल काटते काटते कान काट चुका था और कितने लोगों की तो आधी मूछें ही उड़ा चुका था। अब लोग झुमरू को हजामत के लिए नहीं बुलाते थे। एक दिन राजा जी के यहाँ 12 साल बाद बेटा हुआ है। उन्होंने अपना खजाना खोल दिया है, गरीबों को दिल खोल कर दान दे रहे हैं। तुम एक काम करो, राजमहल चले जाओ, महाराज से कुछ मांग कर लाओ। क्या मांग कर लाऊं? अब ये भी क्या मैं ही बताऊं? खुद के पास भी थोड़ा दिमाग है कि नहीं, वही लगा लो ना। झुमरू राजमहल जाता है। महाराज, मुझे भी कुछ दान में दे दीजिए। क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। आज हम मुंह मांगा दान दे रहे हैं। महाराज, ये तो मेरी पत्नी ने नहीं बताया, पर आप कुछ भी दे दीजिए जो आपको ठीक लगे। अरे तुम कैसे आदमी हो, मैं मुंह मांगा दान दे रहा हूँ, तुम्हें जो चाहिए वो मांगो। महाराज, मुझे क्या चाहिए? मुझे तो बस सोने के लिए थोड़ी जमीन मिल जाए। ठीक है। महाराज झुमरू को गांव के बाहर एक जमीन का टुकड़ा देते हैं और झुमरू खुशी खुशी घर वापस जाता है। आ गए तुम? क्या लाए हो महाराज से? जल्दी से दो, मैं कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। महाराज ने मुझे जमीन का टुकड़ा दिया है। हे भगवान, तुम्हारे पास अकल है कि नहीं? हम जमीन के टुकड़े का क्या करेंगे? ये तो तुम्हारी गलती है। मैंने तुमसे पूछा था कि महाराज से क्या मांगना है, तुमने ही मुझे कुछ नहीं बताया। तो तुमने महाराज से क्या कहा? मैंने उनसे कहा कि आप मुझे कुछ भी दे दीजिए। महाराज ने कहा कि वह मुंह मांगा इनाम दे रहे हैं। वह बार बार मुझे ही पूछ रहे थे कि मुझे क्या चाहिए, इसलिए मैंने उनसे कह दिया तो मुझे तो जमीन पर सोने के लिए बस जगह चाहिए और महाराज ने मुझे जमीन का टुकड़ा दे दिया। हे भगवान, सिर्फ सोना और सोना ही तुम्हारी जिंदगी में है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं। हमारे पास ना तो हल है ना खेत जोतने के लिए बैल, तो हम उस जमीन का क्या करेंगे? कैसे खेती करेंगे उस जमीन पर? तुम खुद चली जाती, तुमने मुझे क्यों भेजा? बस यही गलती कर दी मैंने जो तुम्हें महाराज के पास भेज दिया। शर्मीली बहुत समझदार थी,
उसने ठान लिया था कि वो इस जमीन पर खेती करेगी। रात भर सोचने के बाद दूसरे दिन सुबह झुमरू को लेकर उस जमीन पर जाती है। मेरी बात ध्यान से सुनो जी, मैं जैसे जैसे करूंगी मुझे देखकर बस वैसे ही करते जाना और किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है। शर्मीली और झुमरू जमीन पर इधर उधर घूमने लगते हैं जैसे वो कुछ ढूंढ रहे हों। जैसे ही एक राहगीर को देखते तो जमीन पर बैठ जाते। लोगों को ऐसा लगता कि वे दोनों उन्हें देखकर रुक गए। राहगीरों के साथ साथ नगर के 5 बड़े चोरों की नजर भी शर्मीली और झुमरू पर पड़ती है। ऐसा लगता है कि यह दोनों कुछ ढूंढ रहे हैं इस जमीन पर। तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जब वे दोनों किसी को आते देखते हैं तो एकदम से रुक जाते हैं, मानो वह किसी दूसरे को ये नहीं बताना चाहते हैं कि वह दोनों क्या ढूंढ रहे हैं। काफी देर के बाद उनमें से एक चोर शर्मीली के पास आता है। क्या हुआ बहन, कुछ ढूंढ रही हो क्या? नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं ढूंढ रही। अरे बहन, तुम मुझे बता सकती हो। अगर तुम बताओगी तो मैं भी तुम्हारा मदद करूंगा। शर्मीली पहले तो थोड़ी नानुकुर करती है, फिर चोर के बार बार कहने पर उसे बताती है। भाई, ये जमीन मेरे दादाजी की है। बहुत साल पहले उन्होंने इस जमीन में सोने और चांदी से भरा घड़ा कहीं पर दबा दिया था। उस जगह का सही पता बताने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। मैं और मेरे पति उसी घड़े को ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप ये बात किसी को मत बताना। हाँ बहन, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें मजदूरों की सहायता से इस पूरे खेत को खोदना चाहिए, ताकि आसानी से तुम्हें वह घड़ा मिल जाए। अरे हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही सलाह दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मैं मजदूरों को लाकर खेत की खुदाई करवाती हूँ। लेकिन अब तो अंधेरा होने वाला है बहन, तुम यह काम कल सुबह सुबह करवा लेना। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं कल सुबह जल्दी मजदूरों के साथ आकर खेत की खुदाई का काम करवा लूंगी। वो दोनों घर वापस चले जाते हैं। वो चोर अपने बाकी 4 साथियों के साथ मिलकर पूरे खेत की खुदाई कर देता है, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। दूसरे दिन सुबह शर्मीली और झुमरू खेत पर वापस आते हैं। देखा तुमने, खेत की खुदाई हो गई है। तुम यहीं रुको और किसी से कोई बात मत करना, मैं अभी आती हूँ। शर्मीली गांव के बनिए के पास जाती है। सेठ जी, मुझे थोड़ा गेहूं उधार दे दीजिए। उधार तो दे दूं, तुम वापिस कैसे